जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम तुर्किश इन्वेजन्स ऑन इंडिया के बारे में। हम देखेंगे इस वीडियो में किस तरह से तुर्कियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहले हम देखेंगे ये आखिर ये तुर्की थे कौन। ये बेसिकली मध्य एशिया के एक लड़ाकू जाति थे जिन्हें खलीफाओं ने अपने बॉडीगार्ड के रूप में रखा था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो लड़ाकू जाति धीरे धीरे राजनीतिक पद पर पहुँच गया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। अब हम देखेंगे जब तुर्कियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया उस समय में भारत की स्थिति कैसी थी। पहली उनकी स्थिति विकेंद्रित थी। विकेंद्रित का मतलब पूरा भारत, संपूर्ण उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दूसरी चीज़, उनमें यूनिटी का अभाव था। इसका मतलब जितने भी राजा थे जो छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे उन सब में यूनिटी का अभाव था। बेसिकली अब जितने भी राजपूत राज्य थे उत्तर में सब आपस में ही लड़ा करते थे, जिस वजह से धीरे धीरे इनकी शक्ति कम हो रही थी। तीसरी चीज़ जो है वो विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अब पूरे के पूरे उत्तर भारत के ऊपर सब भी एक दूसरे के शत्रु थे, यानी कि दुश्मन थे। तो जब कोई विदेशी आक्रमणकारी इनके ऊपर कोई एक राज्य के ऊपर आक्रमण करता था तो उसे संपूर्ण भारत पर आक्रमण ना समझ करके ये लोग सिर्फ एक राज्य के ऊपर आक्रमण समझते थे। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से भारत टूटा हुआ था, जिस वजह से तुर्कियों ने भारत के ऊपर आक्रमण करके भारत को जीत लिया। इन सभी चीज़ों के अलावा महमूद गजनवी ने इससे पहले पंजाब के ऊपर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। उसके बाद से राजपूत राजाओं ने उसे यानी कि पंजाब को कभी लेने का प्रयास नहीं किया। जिस चीज़ का फ़ायदा उठा करके मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले पंजाब के ऊपर ही आक्रमण करने की उसने ठानी। खैर उसके पीछे रीज़न था, उन सारे रीजन्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पंजाब के बारे में देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले महमूद गजनवी का शासन था इसके ऊपर। 1160 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद, उनके काफ़ी टाइम बाद जब पंजाब के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, तो इन्होंने पंजाब के ऊपर आक्रमण करने से पहले 1160 ईस्वी में गजनी के ऊपर अधिकार कर लिया गया। और इस तरह से जब उन्होंने गजनी के ऊपर अधिकार कर लिया तो गजनी का जो शासक था खुसरब शाह, वो पंजाब भाग आया। तो उसका पीछा करते करते वो पंजाब पहुंच गया और वहाँ पर उन्होंने 1186 ईस्वी में उसे मार दिया, खुसरब शाह को मार दिया। और इस तरह से पूरे के पूरी गजनवी राजवंश का पूरी तरह से समाप्त हो गया और इस तरह से उन्होंने पंजाब के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। इसके अलावा हम देखेंगे मुल्तान के ऊपर। मुल्तान की भी सेम कहानी है। इससे पहले महमूद गजनवी ने इनके ऊपर आक्रमण किया था और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद से ये क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद फिर 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसके ऊपर आक्रमण किया और इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंध के बारे में। सिंध के ऊपर भी सेम सिचुएशन थी। इसके ऊपर भी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और उनके आक्रमण के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद से फिर से इंडिपेंडेंट हो गया था ये सिंध इलाका। इसके ऊपर उस टाइम के बाद से लेकर के अब तक सुमरा नामक एक क्षेत्रीय जाति थी जिनके अंतर्गत ये पूरा का पूरा सिंध इलाका आता था। इसके अलावा हम बात करेंगे अनहिलवाड़ यानी पश्चिमी गुजरात के बारे में, जिसके शासक थे बेसिकली पश्चिमी गुजरात के जो शासक थे वो थे चालुक्य, और ये अनहिलवाड़ गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। इस वंश के सबसे प्रमुख राजा जो थे वो थे जयसिंह सिद्धराज नाम था उनका, ठीक है। और वो भी अपने पड़ोसी राज्यों से हमेशा उनका युद्ध चलता रहता था, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी शक्ति खत्म हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मोहम्मद गौरी के जो समकालीन राजा थे वो थे मूलराज द्वितीय। जब मोहम्मद गौरी ने अनिलवाड़ यानी कि पश्चिमी गुजरात के ऊपर आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय ने उसे हरा दिया। ये उसका सबसे बड़ा हार था, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे अजमेर के ऊपर बेसिकली चौहान या फिर चाहमान इनका शासन था। इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था अजय पाल, और उसके बाद फिर जिसकी स्थापना उन्होंने 1151 ईस्वी में की थी अजय पाल जी ने। उसके बाद फिर विग्रह पाल जो थे उन्होंने क्या किया था, तोमरों से दिल्ली छीनी थी और अपने साम्राज्य का विस्तार सतलज तक कर लिया था। और इसके बाद इस वंश के जो सबसे प्रमुख और अंतिम शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि 1193 ईस्वी तक जीवित रहे। इनका सामना
मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था, जो कि तराइन के फर्स्ट युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब मोहम्मद गौरी हारा तो वो रिवेंज लेने के लिए इतना ज़्यादा उतावला था कि उसके बाद 1192 ईस्वी में दोबारा इसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया और इस आक्रमण में उसे जीत मिली और यही तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। अब हम इसके आगे देखेंगे। इस वक्त में अजमेर के पास जो सतलज नदी थी, सतलज तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। तो इस तरह से इनकी जो जिम्मेदारी बन गई थी कि ये जो भी उत्तर भारत से जो भी आक्रमण करने के बाद भारत के अंदर घुसता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको रोके और पंजाब के ऊपर अपना अधिकार बनाए, ना कि उन विदेशियों का। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा कन्नौज के गढ़वाल थे। कन्नौज बेसिकली आज की उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उस वक्त की राजधानी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की, तो जो कि आज के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है ये कन्नौज। उस वक्त कन्नौज के ऊपर गोविंद चंद्र नामक एक गढ़वाल शासक का शासन था। तो उस टाइम में उनकी शक्ति तब तक तो बहुत ज़्यादा थी जब तक चौहानों का उत्थान यानी कि उनका राइज नहीं हुआ था, उनका सूरज नहीं खिला था, तब तक उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी। इससे पहले दिल्ली और सतलज बेसिकली गढ़वालों के शासन के अंतर्गत आता था। अब जिस वजह से दिल्ली और सतलज उन चौहान या फिर चाहमानों के पास चला गया था, जिस वजह से गढ़वाल और चौहान दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई थी। इसके अलावा हम देखेंगे बुंदेलखंड के चंदेल। इस वंश के सबसे प्रमुख शासकों में धंग, गण और विद्याधर थे। इनका भी पड़ोसी राजाओं के साथ युद्ध चलता रहता था, जिस वजह से इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे उस वक्त परमाल थे, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था, उसने परमाल को हरा दिया, पराजित कर दिया और उसके बाद फिर उसे मार करके पूरे के पूरे बुंदेलखंड पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके अलावा देखेंगे हम चेदी के कलचुरी के बारे में। इस वंश के जो सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक थे वो थे गांगेय। पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करने की वजह से इनकी शक्ति वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जिस चीज़ का फ़ायदा बाकी राजाओं को मिला और इन्होंने अपनी स्थिति को थोड़े बहुत ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया, चंदेल राजाओं के अंतर्गत ये सामंत हो गए। इसके अलावा हम देखेंगे मालवा के परमार के बारे में। ये बेसिकली इनका भी सेम सिचुएशन था, इनकी भी शक्ति इतनी ज़्यादा थी नहीं कि जिस तरह से ये और भी राजपूत राजाओं का सामना कर सके। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, चालुक्यों के अधीनता में वो सामंत के रूप में रहने लगे। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मालवा के ऊपर आक्रमण किया और मालवा को अपने साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया। इसके अलावा हम देखेंगे उत्तरी बंगाल के बारे में। तो कुमारपाल और मदन पाल उस वक्त शासक थे और ये छोटे से पाल वंश को चला रहे थे। इस वक्त पाल वंश बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। दक्षिणी बंगाल के ऊपर सेन वंश का शासन था। ये बेसिकली दक्षिण से आए थे, जो कि यहीं पर आकर के रह गए थे। तो इनमें थे बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। इन दोनों ने उस वक्त लड़ाई ज़रूर की, लेकिन उस लड़ाई में इन्हें ज़्यादा कुछ सफलता नहीं मिली। बख्तियार खिलजी ने इस युद्ध में नेतृत्व किया और इसमें उन्हें हराने के बाद, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन को हराने के बाद लगभग पूरे के पूरे बंगाल के ऊपर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। अब हम देखेंगे ऐसे क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से राजपूत हार गए और तुर्कियों की जीत हो गई। इसके पीछे सबसे पहला जो रीज़न है वो सैनिक कारण। इसके अंतर्गत बहुत से रीज़न्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहला है अश्वरोही सेना। तुर्कों के पास घोड़ों की सेना थी, ना कि हमारे राजपूत भाइयों की तरह पैदल सैनिक। इनके पास सबसे ज़्यादा घोड़ों वाले सैनिक थे, जो कि टाइम आने पर भाग भी सकते थे और टाइम आने पर तेज़ी के साथ हमला किया करते थे। और इनके जो घोड़े थे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बलवान थे। और इसके अलावा राजपूत राज्यों में भी अश्वरोही सेना थी, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड थी, उनके पास ज़्यादातर पैदल सैनिक ही थे, जिस वजह से अश्वरोही के जो भी घोड़े थे हमारे राजपूत राजाओं के पास, वो बेसिकली उतने ज़्यादा बलवान नहीं थे जितने कि तुर्कियों के घोड़े थे। इसके अलावा रणनीति में अंतर था। भारत के राजपूत राजा बेसिकली तलवार से लड़ाई किया करते थे, जबकि दूसरी तरफ तुर्की बाण और धनुष के साथ आक्रमण किया करते थे।
तुर्कियों के अंदर एक चीज़ ये ख़ास बात थी कि ये नई नई तकनीकों को, जो भी चीज़ें इन्हें अच्छा लगता था, वो उन चीज़ों को सीखा करते थे। जबकि राजपूत राजाओं ने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की वो उनकी चीज़ों को अपनाएं। बेसिकली ये उनके परंपराओं के ख़िलाफ़ था, लेकिन फिर भी यही सारे रीज़न्स थे जिनकी वजह से हमारे राजपूत भाई हार गए। इसके अलावा तुर्कियों के पास स्थायी सेना हुआ करती थी, और वो पूरी की पूरी स्थायी सेना सिर्फ एक सेनापति के पीछे खड़ी होती थी, और जो सेनापति कहता था उसी तरह से पूरी की पूरी सेना लड़ाई किया करती थी। दूसरी तरफ राजपूतों की जो सेना थी वो बेसिकली परमानेंट नहीं थी, बल्कि सामंतों के पास हुआ करती थी, और कई सामंत मिल करके एक सेना खड़ी करते थे। और जो भी सैनिक होते थे वो बेसिकली अपने सामंत के प्रति वफादार होते थे। तो ढेर सारे सामंत होने की वजह से सारे सैनिक एकमत नहीं हो पाते थे, जिस चीज़ का अभाव राजपूत सेना में था। चौथी चीज़, हाथियों का प्रयोग क्या करते थे राजपूत राजा, जो कि बहुत स्लो होते थे, और कई बार जब हाथी गुस्सा हो जाते थे और वो चिड़चिड़े हो जाते थे या फिर उनका दिमाग ख़राब हो जाता तो बेसिकली अपनी ही सेना को वो कुचल करके भाग जाते थे। चौथी चीज़ में ही मैं एक चीज़ और गिनाता हूँ कि इसमें बेसिकली जो सेनापति होते थे राजपूत राजाओं के, वो बेसिकली हाथियों के ऊपर से ही वार करते थे, जिस वजह से तुर्कियों को आसानी से दिख जाते थे और ये इनके ऊपर आक्रमण किया करते थे। इसके अलावा सैनिक संचालन, तुर्कियों के जो सेनापति होते थे वो पीछे खड़े होकर के अपनी सेना को हुक्म देते थे कि और संचालन करते थे कि किस तरह से क्या चीज़ें करनी चाहिए, पीछे से हुक्म देते थे। जबकि राजपूत राजाओं के जो सेनापति होते थे वो बेसिकली खुद युद्ध के अंतर्गत लड़ाई किया करते थे। इसके अलावा सुरक्षित सेना, तुर्कियों के पास हमेशा एक सेना तो वो होती थी जो कि रणभूमि में जाकर लड़ाई करती थी, दूसरी सेना वो होती थी जिन्हें सुरक्षित पीछे रखा जाता था, ताकि जब शत्रु को लगे कि उनकी सेना ख़त्म हो गई है तो फिर ये अपनी सुरक्षित सेना निकाला करते थे और शत्रु के साथ लड़ाई किया करते थे, जो चीज़ हमारे राजपूत राजाओं में इस चीज़ का अभाव था। इसके अलावा जो तुर्की थे वो बेसिकली संपूर्ण युद्ध की धारणा अपनाया करते थे, यानी कि अगर वो राजा को समाप्त करते थे तो राजा के अंतर्गत जितने भी कुलीन वर्ग होते थे, जितने भी सेनापति होते थे, जितने भी राजनीतिक पद पर होते उन सभी को मार दिया जाता था। बेसिकली रणभूमि में जितने भी लोग होते थे उन सभी को मार दिया जाता था। इसके अलावा तुर्किश यानी कि तुर्की के जितने भी लड़ाकू जाति थे वो सभी हमेशा अटैक मोड में होते थे, और वो हमेशा अटैक के ऊपर कंसंट्रेट करते थे। जबकि हमारे राजपूत राजा हमेशा डिफेंसिव रह करके उन्होंने रणभूमि में युद्ध किया है। वो सबसे पहले अटैक करने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि अपने आप को बचाव करने में विश्वास रखते थे, जिस चीज़ के कारण हमारे राजपूत भाई हार गए और ये तुर्की जीत गए। इसके अलावा हम देखेंगे राजनीतिक कारण के बारे में। इस टाइम में भारतीय जनता बिल्कुल भी उदासीन थी, वो न्यूट्रल थी। उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन शासक गद्दी पर बैठ रहा है, किससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के इंडिया की जितनी भी प्रजा थी उन सब को बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी चीज़, राजनीतिक एकता का अभाव था। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी राजनीतिक एकता का अभाव होने के कारण गढ़वालों एक राजपूत राजाओं ने एक दूसरे की मदद कभी भी नहीं की। जब भी किसी राज्य के ऊपर आक्रमण होता था तो दूसरे राज्य के जो राजा होते थे वो उन्होंने उनकी हेल्प कभी भी नहीं की। ये बेसिकली वो ऐसा सोचते थे कि ये सिर्फ एक राज्य के ऊपर आक्रमण है, जिस चीज़ को राजपूत राजाओं को भुगतना पड़ा। तीसरी चीज़ है वंशानुगत राजत्व प्रणाली और सामंत प्रणाली। बेसिकली तुर्कियों में क्या था कि अगर कोई, उनमें भी वंशानुगत प्रणाली थी, यानी कि बाप के बाद बेटा बैठेगा, लेकिन अगर कोई योग्य व्यक्ति होता था तो उसे ही गद्दी पर बिठाया जाता था, ना कि उसके बेटे को। ठीक है। दूसरी चीज़, इनके अंतर्गत सामंत प्रणाली थी जो कि सेना को एक साथ ऑर्गेनाइज करती थी। जबकि ऐसे कई सामंत थे और उन सभी सामंतों के अंतर्गत कई सैनिक काम करते थे, और जिस चीज़ की वजह से सारी की सारी शक्ति सामंतों के हाथ में आ जाती थी और उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ती थी सेना की, इसमें कई बार आनाकानी भी हुआ करती थी। चौथा, योग्य नेतृत्व। जैसे कि हम देखेंगे भारत के ऊपर आक्रमण करने में महमूद गौरी, मोहम्मद गजनवी, इन सारे लोगों के योग्य नेतृत्व ने ही भारत के ऊपर इन्हें जीत दिलाई। जबकि दूसरी तरफ राजपूत राजाओं में भी योग्य नेतृत्व थे,
जैसे कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगर इस तरह के शासक कई और होते और एक दूसरे की अगर हेल्प की होती तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। इसके अलावा हम देखेंगे सामाजिक कारण के बारे में। तो सबसे पहली जो रीज़न है वो है जाति प्रथा। जाति प्रथा का प्रभाव भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। इसका प्रभाव इस तरह से पड़ा कि जितने भी बेसिकली 4 वर्णों में पूरा का पूरा भारत विभाजित था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। और इनमें से माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध में लड़ाई करेंगे और इनके अलावा और कोई भी नहीं। जबकि तुर्कियों में क्या था, उनमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी और समय आने पर वहाँ की जनता भी लड़ाई करने के लिए तैयार रहती थी और बेसिकली वहाँ के मैक्सिमम लोग प्रशिक्षित होते थे और सभी का काम युद्ध लड़ना ही होता था। तीसरी चीज़ जो हम बात करेंगे राष्ट्रीय भावना के बारे में, तो बेसिकली राजपूत राजाओं में जैसे कि हमने देखा राष्ट्रीय भावना बिल्कुल भी ज़ीरो थी और सभी राज्य एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे, उन सब के बीच एकता का अभाव था। यही सारे रीजंस थे, जबकि तुर्कियों में इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती थी। चौथी चीज़ थी तुर्कियों की दास प्रथा। जिस तरह तुर्कियों में थी कि योग्य राजा का बेटा अयोग्य हो सकता है, लेकिन जो गुलाम होता था वो बेसिकली अपने मालिक की जो भी गुण होते थे, मालिक के जितने भी टैलेंट होते थे वो अपने अंतर्गत ढालने की कोशिश करता था। कौन कोशिश करता था? तो दास कोशिश करता था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्टडीइंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, वन डे यू विल बी सक्सेस।